जिस रात अब 5 किलो दूध में ये चीज डालकर पीते थे, तो मैं समझ जाती थी कि आज सुबह फजर तक मेरी अम्मी की खैर नहीं, दर्द भरी आवाजें आएंगी। मैं अम्मा को तकलीफ में नहीं देख सकती थी। मेरा बाप सौतेला था। फिर एक रात जब वो मुझे लिटाकर मेरे ऊपर आया तो मैं आधी रात को पानी पीने के लिए किचन में पहुंची तो दरवाजे की ओट में ही झुक गई, क्योंकि अबा एक बार फिर कागज की पुड़िया खोलकर दूध में कुछ मिला रहा था। वो अजीब हरे हरे रंग का सफूफ था, जिसने दूध में मिलते ही दूध की रंगत भी बदल दी थी। फिर अबा ने फटाफट देखते ही देखते वो सारा दूध पी लिया और अपने कमरे में चले गए। पिछले कुछ अरसे से हर दूसरी रात अबा इसी तरह का दूध तैयार करके पीता था। कई बार मैंने छुपकर ये मंजर देखा था और फिर उसके बाद मैं जानती थी कि अब किस तरह की आवाजें सारी रात मुझे सुनने को मिलेंगी। मेरे चेहरे पर खुद ब खुद मुस्कुराहट आ गई थी, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानती थी कि अबा अम्मा से कितनी मोहब्बत करता है, और ये खास दूध पीने के बाद तो उनकी मोहब्बत में कुछ ज्यादा ही इजाफा हो जाता था। तभी तो फजर तक अम्मा की दबी दबी आवाजें मेरे कानों में पड़ती थी। घर छोटा था, इसीलिए रात के सन्नाटे में ये आवाजें मुझे साफ सुनाई देती थी और मैं अपने चारपाई पर बेचैनी से करवटें बदलती रहती थी। मैं 16 साल की एक जवान लड़की थी और इस उम्र में मियां बीवी वाले रिश्ते को लेकर काफी तजस्सुस दिल में मौजूद होता है। और फिर रात के इस पहर ऐसी आवाजें सुनकर तो ये तजस्सुस न सिर्फ बढ़ जाता, बल्कि दिल में अजीब अजीब से शौक भी पैदा होते। कभी मेरा दिल चाहता कि छुप कर देखूं कि अम्मा अबा के कमरे में क्या चल रहा है, तो कभी मैं सोचती कि अबा अम्मा के लिए इस उम्र में भी किस कदर दीवाना है। कभी ख्याल आता कि जाने अबा कौन सा सफूफ पीता है जो सारी रात अम्मा की ऐसी आवाजें सुनने को मिलती है। ये वो सवाल थे जो मेरे जहन में पिछले 6 महीने से गर्दिश कर रहे थे, लेकिन मेरे पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं था। अलबत्ता मेरे दिल में बहुत से अरमानों ने जगह ले ली थी। मैं इतनी कम उम्री में ही अपनी शादीशुदा जिंदगी के ख्वाब सजाने लगी थी। मेरे दिल में अक्सर यही ख्याल आता था कि मेरा शौहर भी ऐसे ही मेरा दीवाना होगा जैसे अबा अम्मा के अब भी। मैं चारपाई पर लेटी अम्मा की दबी दबी सिसकियां सुन रही थी। बस बस अब और नहीं, बस कर दो। अम्मा की ऐसी आवाजें सुनकर मैं शर्म से लाल पड़ रही थी और मेरे अंदर जज्बात अंगड़ाई लेकर जाग चुके थे। नींद मेरी आंखों से उड़ गई थी और मैं कभी सीधी करवट लेती तो कभी उल्टी करवट। ऐसा लगता था जैसे अबा का अम्मा के आगे ठहरना बहुत ही मुश्किल है। अब अम्मा से मोहब्बत भी तो इस कदर करता था। ऐसे ही फजर का वक्त हुआ तो अम्मा कमरे से बाहर निकली और बड़ी मुश्किल से चलते चलते गुस्ल खाने में चली गई। मैं जानती थी कि हमेशा की तरह अब अम्मा गुस्ल करके नमाज अदा करेगी, इसीलिए मैंने अपने मुंह पर चादर डाल ली कि अम्मा को मेरे जागने का अंदाजा न हो। मेरा कोई अलग कमरा तो था नहीं, मैं बरामदे में ही सोया करती थी। शायद इसीलिए मुझे हर मामले की खबर भी रहती थी। काफी देर बाद अम्मा गुस्ल खाने से निकली तो उनके घुटनों तक लंबे सुनहरी बाल थे और अम्मा का लिबास भी गीला हो रहा था। मैं समझ गई थी कि अम्मा ने गुस्ल कर लिया है। फिर वो अपने कमरे में चली गई थी और मैं पुरसुकून नींद सो गई थी, क्योंकि मुझे मालूम था कि अम्मा को भी अब सुकून से सो जाना है। और सुबह 8 बजे ही इस घर में सुबह हुई थी। अगली सुबह नाश्ते पर मैंने अबा का चेहरा देखा जो सुर्ख हो रहा था। थकावट के असर नुमाया थे, जबकि अम्मा का चेहरा भी कुछ ऐसा ही थकनजदा था। अम्मा हमारे आगे नाश्ता लगा रही थी। ऐसा लगता था जैसे अम्मा के लिए खड़ा होना भी मुश्किल है। एक हाथ से अम्मा ने अपनी कमर को पकड़ रखा था। उम्र के इस हिस्से में रोज रोज अबा के जज्बात को सहना शायद उनके लिए मुश्किल हो गया था। मैंने एक नजर अम्मा के खूबसूरत चेहरे पर डाली तो मैं देखती ही रह गई। अम्मा की खूबसूरती कभी कभी मुझे भी सोचने पर मजबूर कर दिया करती थी। अलबत्ता रफ्ता रफ्ता अम्मा का चेहरा जर्दी मायल हो रहा था। फिर भी अम्मा खूबसूरत लगती थी और शायद यही हुस्न था कि अबा खुद को रोक नहीं पाते थे। मेरी अम्मा ने अबा से मोहब्बत की शादी की थी। अम्मा बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी और वो और अबा एक ही मोहल्ले में रहते थे। अबा उन पर फिदा हो गए थे और घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर उन दोनों ने शादी कर ली थी। जब उनके घर वालों को इस शादी का इल्म हुआ तो किसी ने उनकी शादी को कबूल नहीं किया।
मेरी अम्मा के घर वाले बहुत पढ़े लिखे और अमीर लोग थे, जबकि अबा के घर वाले काफी मुख्तलिफ थे। इसीलिए अम्मा के घर वालों ने इस रिश्ते को किसी सूरत कबूल नहीं किया। अबा अम्मा को लेकर दूसरे शहर आ गए और यही अम्मा के पास मेरी पैदाइश हुई। जब मैंने होश संभाला तब मुझे इस बात का अंदाजा हुआ कि मेरी अम्मा बहुत उदास रहती थी। अक्सर वो अपने घर वालों को भी याद करती थी। कभी तो अम्मा यहां तक कह देती कि काश मैंने अपने माँ बाप का दिल न दुखाया होता, काश मैं अपने घर की दहलीज पार न करती। उन्हें अपना घर बार बहुत ज्यादा याद आता था, लेकिन फिर जब वो मेरे साथ वक्त गुजारती तो नॉर्मल हो जाती। ऐसे ही मैं बड़ी होने लगी। मैं भी हो बहो अपनी अम्मा जैसी खूबसूरत थी। मैं बिल्कुल अपनी मां पर गई थी। जो भी मुझे देखता वो मेरे हुस्न का दीवाना हो जाता। अम्मा भी उम्र के इस हिस्से में अब तक इस कद्र हुस्न थी कि लगता ही नहीं था कि वो मुझे जैसी एक 16 साल की लड़की की मां है। शायद यही वजह कि मेरे अबा अब तक उनके दीवाने थे। अम्मा को कहीं अकेले न जाने देते, हर वक्त उनके साथ चिपके रहते। काम से वापस लौटते तो अम्मा को लेकर कमरे में बंद हो जाते और पिछले कुछ अरसे से तो अबा ने एक अजीब सा सिलसिला शुरू कर रखा था। अक्सर रात ढेर सारा दूध लाते, खुद ही बावर्ची खाने में खड़े होकर दूध गर्म करते और न जाने उसमें क्या मिलाते। वो सारा दूध पी जाते और फिर जब कमरे में जाते तो अम्मा की अजीब अजीब सी आवाज सुनाई देती, जिन्हें सुनकर मेरा दिल तेजी से धड़कने लगता। उन दोनों की मोहब्बत मेरे लिए एक मिसाल की तरह थी कि उम्र के इस हिस्से में भी अबा ने अम्मा को नजरअंदाज नहीं किया था। मुझसे भी कहीं ज्यादा वक्त वो मां को दिया करते थे, लेकिन कभी कभी अम्मा इस बात के खिलाफ नजर आती थी। जब अबा अम्मा को बावर्ची खाने से हाथ पकड़कर कमरे में ले जाने लगते तो अम्मा के चेहरे का रंग बदल जाता। कभी कभी तो वो दबी आवाज में कहती कि बेटी जवान हो रही है, कुछ तो ख्याल करो तुम। बेटी के सामने भी जरा लिहाज नहीं करते। और अबा जोर से कहते कि हमारी बेटी है, उसे पता होना चाहिए कि उसके माँ बाप एक दूसरे से कितनी मोहब्बत करते हैं। उस वक्त अम्मा के चेहरे पर जो शर्म के असर होते वो देखकर मैं भी नजरें झुका लेती। और फिर माँ के कमरे में जाने की कुछ देर बाद ही उनकी आवाजें आना शुरू हो जाती है। वो दबी दबी अहे और सिसकिया और सरगोशिया मेरे जज्बात को पूरी तरह से उभारते थे। ऐसे ही मैंने 10वीं जमात का इम्तिहान पास किया और जब कॉलेज में दाखिला लेने की बात आई तो अबा ने साफ इनकार कर दिया। कहने लगे कि तुम्हें भी बिला जरूरत घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं। मेरे हिसाब से तुम्हारी तालीम मुकम्मल हो चुकी है। अब आपकी बात सुनकर मेरा दिल बहुत खराब हुआ। मैं पढ़ना चाहती थी, आगे बढ़ना चाहती थी और अम्मा की भी यही ख्वाहिश थी, लेकिन अबा न जाने क्यों मेरी पढ़ाई के खिलाफ हो गए थे। जब मैंने ज्यादा कहा तो अबा ने बहुत अजीब सी बात की। कहने लगे मैं नहीं चाहता कि जिस तरह तुम्हारी माँ ने मेरे साथ भागकर शादी की है उसी तरह तुम भी उसी के साथ भाग जाओ। अबा की बात सुनकर अम्मा के चेहरे का रंग बदला था और वही मैं भी चौंक हुई थी। अम्मा ने अबा की खातिर अपना घर छोड़ा था और आज इस बात को घुमा फिरा कर अबा इस तरह कह रहे थे जैसे अम्मा ने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। अम्मा खामोशी से उठकर अपने कमरे में चली गई थी और अबा ने 2 टूक लफ्जों में कह दिया था कि बस अब घरदारी पर ध्यान दो, जल्द ही मैं तुम्हारी शादी कर दूंगा। ऐसा न हो कि कहीं तुम मेरे मुंह पर कालिक मल दो। अबा की बात सुनकर मैंने शर्मिंदगी से नजरें झुका ली थी। अम्मा न जाने मेरे बारे में क्या सोच रखते थे। फिर अबा भी कमरे में चले गए थे और मैं सोच में पड़ गई थी कि क्या अम्मा ने अबा से इस तरह भागकर शादी करके कोई बहुत बड़ी गलती की है। क्या अबा मुझे अम्मा के ही तराजू में तौल रहे हैं। लेकिन फिर आधी रात को जब अबा दूध पीकर कमरे में जाने लगे तो मेरे जहन से वो बात निकल गई। अबा तो अब अभी अम्मा से बहुत मोहब्बत करते थे। शायद वो बदनामी से डरते थे, इसीलिए मेरी जल्दी शादी करने का सोच रहे थे। भागकर शादी करने के जो नुकसानात होते हैं उसका अंदाजा उन्हें अच्छी तरह हो चुका था। मगर उस रात मैंने एक अजीब सी हरकत महसूस की। जब अबा अपने कमरे में चले गए, तजस्सुस के आलम में मैंने उनके कमरे में कान लगा लिया। अम्मा अबा से कह रही थी कि अब बस कर दो, मैं कब तक ये सब कुछ बर्दाश्त करती रहूंगी। कम से कम मेरी उम्र का ही ख्याल करना। मैं मानती हूं मैं बहुत खूबसूरत हूं, लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है।
अबा कह रहे थे कि यही तुम्हारी गलती है कि तुम बहुत खूबसूरत हो और मैं तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ सकता। उसके बाद अम्मा की दबी दबी आवाज मुझे सुनाई देने लगी और वो बार बार बसकर दो की तकरीर कर रही थी और मैं शर्म से पानी पानी हो रही थी। अपनी इस हरकत पर भी मुझे शर्म आई कि मैं किस तरह अपने ही माँ बाप के कमरे से कान लगाकर खड़ी हो गई। ये इंतहाई गैर अखलाकी की हरकत थी और एक बेटी होने की हैसियत से मुझे ये हरकत किसी सूरत नहीं करनी चाहिए थी। मैं वापस चारपाई पर आकर लेट गई और तसव्वुर में अपने माँ बाप की मोहब्बत को सोचने लगी। अगले दिन जब अम्मा कमरे से निकली तो उनकी गर्दन पर नीले रंग के छोटे छोटे निशान मौजूद थे। मैंने घबराकर अम्मा से पूछा कि आपकी गर्दन पर क्या हुआ है, तो अम्मा ने जल्दी से दुपट्टा डाल लिया और फिर कामों में मुब्तिला हो गई। मेरी बात का उन्होंने कोई खास जवाब नहीं दिया। मैं घर के काम काज से फारिग हुई तो अपने पड़ोस वाले सहेली रूबीना के घर पहुंच गई। अम्मा मुझे कभी रूबीना के पास जाने से नहीं रोकती थी। मैंने इत्तिफाक से रूबीना की भाभी की गर्दन पर भी अम्मा की गर्दन जैसे मिलते जलते निशान देखे तो मुझसे रहा न गया और मैंने घबरा कर पूछ लिया, रूबीना, तुम्हारे भाभी की गर्दन पर क्या हुआ है? रूबीना जॉइंट फैमिली में रहती थी। वो मेरी तरह सीधी सादी नहीं थी। उसे बहुत सी चीजों का इल्म था। वो हंसकर कहने लगी, कुछ तो शर्म करो, ये भी पूछने वाली बात है क्या? तुम्हें नहीं पता ये निशान किस चीज का है? मैंने इनकार में सर हिलाया तो उसने आहिस्ता से मेरे कान में ऐसी बात कही कि मैं शर्म से लाल पड़ गई। मेरी इस हालत पर रूबीना जोर से हंसी और कहने लगी कि नई नवीली शादी हो तो ये सब आम सी बात है। तुम्हें तो पता है कि भाई की शादी को महीना हुआ है, इसीलिए अक्सर ही भाभी की गर्दन पर ये निशान होते हैं। पहले पहल तो मुझे भी पता नहीं था, फिर मेरी बड़ी बहन ने मुझे बता दिया कि ये क्या है। रूबीना ने मेरी मालूमात में इजाफा किया था, लेकिन मैं सोच रही थी कि मेरे माँ बाप की शादी को तो 17 साल हो गए हैं, तो क्या अपने अबा अम्मा से इतनी ही मोहब्बत करते हैं? मैंने दिल ही दिल में दुआ की कि मुझे भी कोई अबा जैसा मोहब्बत करने वाला शौहर नसीब हो जाए। कुछ दिन मैं रूबीना की भाभी को देखती रही, जिनके बालों से पानी टपक रहा था, कमर से कपड़े चिपके हुए थे। वो ज्यादा खूबसूरत तो नहीं थी, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी, जैसे ही उन्हें कोई खजाना मिल गया हो। और मैं अच्छी तरह समझ गई थी कि ये चमक किस बात की है। कुछ देर अपने दोस्त के साथ वक्त गुजारकर मैं घर वापस आई तो अबा गुस्से में बैठे हुए थे। मुझे देखकर कहने लगे, खबरदार जो आइंदा घर से बाहर कदम भी निकाला। अबा का लहजा सुनकर मैं चौंक गई। मैं पहले भी रूबीना के घर जाती रही हूं। अबा कहने लगा, तुम जवान हो गई हो, अब तुम्हें घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। ये बात मैंने तुम्हें पहले भी बताई थी। रूबीना के घर भी मत जाना, उसके भी जवान भाई हैं। मैंने अबा से कहा कि रूबीना के भाई मेरे भाइयों जैसे हैं, हम तो बचपन से ही एक साथ बड़े हुए हैं। अबा ने गुस्से से मुझे देखा और कहने लगे, जुबान चलाने की जरूरत नहीं है, जो मैं कह रहा हूं वो समझ लो। आज के बाद रूबीना के घर जाने की भी जरूरत नहीं है। ऐसा न हो कि तुम्हारा भी गली में आंख मटका शुरू हो जाए और हम किसी को मुंह दिखाने के लायक न रहें। और फिर अबा कमरे में चले गए और अम्मा ने एक आंसू भरी नजर मुझ पर डाली। शायद मेरे आने से पहले अबा अम्मा को इसी बात पर डांट चुके थे। मुझे बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई कि मेरी वजह से मेरी माँ को भी डांट पड़ गई थी और अबा भी न जाने क्या सोच रहे थे। मगर अम्मा की खातिर मैंने अपने आप पर कंट्रोल किया और अम्मा के गले में हाथ डाला और कहा, अब हमसे मोहब्बत भी तो बहुत करते हैं ना, इसीलिए डांट भी दिया तो कोई बात नहीं। लेकिन अचानक ही अबा को क्या हो गया? मेरी रूबीना के घर जाने से उन्हें क्या मसला है? मैंने तो कभी किसी की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखा, तो फिर अबा मुझ पर इतना शक क्यों कर रहे हैं? अम्मा कहने लगी, दरअसल गलती तुम्हारी नहीं मेरी है और अब इसी की सजा हमें सारी जिंदगी भुगतना है। मुझे अम्मा की बात का मतलब समझ न आया। वो आंसू पहुंचते हुए कामों में मुब्तिला हो गई। फिर धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा कि अम्मा ने अबा से अपनी पसंद से शादी की थी। वो दोनों एक ही मोहल्ले के थे। अबा का अम्मा की गली में आना जाना था, इसी वजह से अब अबा मेरे हवाले से भी ऐसी बात कर रहे थे। लेकिन अगर अबा का इशारा अम्मा की तरफ था तो इस बात से यकीना अम्मा का दिल बहुत ज्यादा दुखता था। मुझे अम्मा के आंसुओं की वजह समझ आ रही थी
और अबा की शक की भी। इंसान जो काम खुद कर गुजरता है या फिर जैसा वो खुद होता है, दूसरों के लिए भी उसकी सोच खुद ब खुद ऐसी ही हो जाती है। क्योंकि अबा ने अम्मा को घर से भगाकर शादी की थी और इस वजह से उनके घर वालों की बदनामी हुई थी। इसीलिए मेरे जवान होते ही अबा को ये फिक्र सताने लगी थी कि कहीं वही सब कुछ मैं भी न दोहरा दूं जो उन दोनों ने मिलकर किया था। मगर नहीं मैं किसी को पसंद करती थी और नहीं मुझ में इतनी हिम्मत थी कि मैं अपने घर की दहलीज फलांग कर किसी गैर लड़के का हाथ पकड़ूं। मगर ये बात मैं अबा को नहीं समझा सकती थी। हाँ, अलबत्ता मैंने खुद को अपने ही घर में कैद कर लिया था, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि अबा फिर कोई ऐसी बात करे जिससे अम्मा को तकलीफ पहुंचे। हैरानी तो मुझे इस बात की थी कि वो अम्मा से इतनी मोहब्बत करते थे, फिर क्यों इस तरह की बातें करके अम्मा का दिल दुखाते थे। जब मैं मुस्तकिल घर में रहने लगी, न स्कूल न सहेली का घर न ट्यूशन, तो घर के मामलात पर मेरी नजर और भी होती गई और धीरे धीरे मुझे अंदाजा हुआ कि जिसे मैं अपनी आज तक नादानी में मोहब्बत समझ रही थी, वो मोहब्बत नहीं बल्कि कुछ और था। अबा का अम्मा को बर्दस्ती चिपकना, अम्मा का उनके करीब रहने से परेशान होना मुझे कुछ और समझा रहा था। और फिर एक रात मैंने खामोशी से अम्मा के कमरे की खिड़की से अंदर झांकने की कोशिश की ताकि देख सकूं कि ये क्या मामला है। तो ये देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि अबा के हाथ में एक डंडा था और वो उससे अम्मा के साथ मारपीट कर रहे थे, जबकि अम्मा की जुबान से सिर्फ बस बस के लफ्ज निकल रहे थे। वो अपने मुंह पर हाथ रखकर अपने चीखों को रोकने की कोशिश कर रही थी, जबकि अबा दीवानों की तरह उन्हें मार पीट कर रहे थे। ये मंजर देख कर मेरा दिल दहल कर रह गया था, क्योंकि ऐसा तो मेरे वहम व गुमान में भी नहीं था। जब मैंने अम्मा को इस तरह अबा का जुल्म खामोशी से बर्दाश्त करते देखा तो मुझसे बर्दाश्त न हुआ। मैंने अम्मा के कमरे के दरवाजे को बुरी तरह से पीटना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद अबा ने दरवाजा खोला। उनका सांस बुरी तरह से फूला हुआ था। मैं भाग कर अंदर गई और अपनी माँ के गले लग गई। मार खा खा कर अम्मा अधमुंह हो चुकी थी और चारपाई पर पड़ी थी। मैं अम्मा के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। अबा गुस्से में कहने लगे कि ये क्या तरीक है, तुम आधी रात को यहां क्या कर रही हो। मैंने अबा से कहा कि मैं जान गई हूं कि आप अम्मा पर जुल्म करते हैं। मैं तो अब तक समझ रही थी कि आप अम्मा से बहुत मोहब्बत करते हैं, उनका बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन आज मुझे पता चला कि आप तो बहुत जालिम हैं। मेरी बात सुनकर अबा मुझसे कहने लगे कि मैं जालिम नहीं हूं, बल्कि तेरी मां बदजात है। मैं इस वक्त किरदार औरत पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता, इसीलिए तुझ पर भी सख्ती करता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये तेरी तरबियत भी अच्छी तरह से नहीं कर सकती। जिसने खुद अपने बाप की इज्जत को दाग लगाया हो, वो अपनी बेटी को क्या तरबियत देगी। अपने बाप की बात सुनकर मैं हैरान रह गई और हैरत से उन्हें देखने लगी, जबकि अम्मा फूट फूट कर रो रही थी। उन्हें मेरा साथ मिला था तो उनकी बर्दाश्त खत्म हो गई थी। अबा ने गुस्से में अपना मोबाइल फोन उठाकर जेब में डाला और ये कहकर घर से निकल गए कि अपनी माँ से पूछ, ये किस तरह की औरत है, तुझे खुद पता चल जाएगा। अबा के जाने के बाद काफी देर तक अम्मा रोती रही। फिर मैंने अम्मा से पूछा कि अबा ने आपके साथ इतना बड़ा जुल्म क्यों किया है, आप दोनों ने तो मोहब्बत की शादी की थी। मेरी बात सुनकर अम्मा मुझे सारी बात बताने लगी। वो कहने लगी कि तुम्हारे अबा शादी से पहले तक मेरे हुस्न का दीवाना था और मैं भी उसकी बातों में आ गई थी। उसकी खातिर मैंने क्या कुछ नहीं किया। मैंने अपना घर छोड़ा, अपने माँ बाप को रुसवा किया और फिर उसी की खातिर मैं शहर चली आई। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद तेरे बाप को मुझ पर शक होने लगा। वो काम से वक्फे से घर लौट आता और आकर घर की तलाशी करता, जैसे घर में मैंने किसी को छुपा रखा हो। मुझसे उल्टे सीधे सवाल करता, बार बार पूछता कि क्या मेरे पीछे कोई आता है। मैं इन सवालों से तंग आ गई थी। मैंने तुम्हारे अबा से कह दिया कि बाहर से ताला लगाकर जाया करो, और फिर तुम्हारे बाप ने ऐसा ही किया। मैं सारा वक्त ताले में बंद रहती। फिर तुम पैदा हुई और फिर कुछ तुम्हारे बाप का रवैया बेहतर हुआ और उन्होंने मुझे ताले में बंद करना छोड़ दिया। अलबत्ता उनका शक अभी वैसा ही था। मुझे कहीं न जाने देते थे। मैं कहीं जाने की बात करती तो मेरे साथ चिपक जाते
घर लौटते तुम उसे फौरन कमरे में ले जाकर अजीब अजीब सवाल करते थे कि क्या तुम्हारा यहां भी किसी के साथ कोई चक्कर है, क्या तुम्हें कोई दूसरा आदमी तो नहीं मिल गया है। ये वो सवाल थे जिन्होंने मेरी जिंदगी को जहन्नम बना दिया था। लेकिन मैं सारी कश्तियां जलाकर इस आदमी के पास आई थी, इसीलिए उसे बर्दाश्त करना मेरी मजबूरी थी। और सबसे बढ़कर ये कि अब तुम मेरी गोद में आ चुकी थी। तुम्हारे लिए मुझे इस रिश्ते को निभाना ही था। जैसे तैसे मैं इस रिश्ते को निभा रही थी, मगर फिर तुम्हारे बाप को न जाने किसने नशे की आदत में लगा दिया। वो रोजाना वापस लौटता तो नशे की कोई चीज दूध में मिला कर पी लेता। फिर नशे में वो मेरे साथ मार पीट करने से भी बाज नहीं आता। मैं ये सोचकर अपनी आवाजों का गला घोंट देती कि तुम अब जवान हो रही हो, तुम पर इन बातों का क्या असर पड़ेगा। मैं तुम्हारी तरबियत खराब नहीं करना चाहती थी, लेकिन कभी तुम्हारा बाप मुझे सिगरेट से जलाता तो कभी मेरे वजूद को इस तरह से झिंझोड़ता कि सारे जिस्म पर नीले निशान पड़ जाते। कभी वो डंडे से मार पीट करता तो कभी पाइप से। मैंने हर जख्म को खामोशी से सह लिया ताकि तुम्हारी जिंदगी खराब न हो। लेकिन सच्चाई कब तक छुपती है। आज तो तुमने अपनी आंखों से सारा सच देख लिया है। तुम्हारा बाप मुझसे किस लहजे में बात करता है, वो मेरे बारे में क्या सोच रखता है, ये भी तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है। पता है मेरी बेटी, मेरी गलती क्या है कि मैंने अपने माँ बाप को छोड़कर गैर मर्द पर भरोसा किया, और उसी की सजा मैं आज तक भुगत रही हूं कि मैं अपने शौहर की नजरों में अपनी जगह नहीं बना सकी। वो मुझ पर कभी भरोसा ही नहीं कर सका, और नहीं उसने मुझे वो मकाम दिया जिसकी मैं हकदार थी। उसे लगता है कि मैं बहुत बद किरदार हूं क्योंकि मैंने अपने माँ बाप को धोखा दिया है। ये कहकर अम्मा फूट फूट कर रोने लगी और मैं बस अम्मा को सीने से लगाए हका बकासी उन्हें सुन रही थी। मैं आज तक जिसे मोहब्बत समझती थी वो शक था। मैं जिसे ख्याल रखना कहती थी वो मार पीट जुल्म था। बस मेरी ही आंखें बंद थी। मैंने अम्मा से कहा कि एक ऐसे शख्स के साथ गुजारा करने की क्या जरूरत है जिसने सारी जिंदगी भी आपको कुछ भी नहीं दिया, जिसकी वजह से आपके सारे रिश्ते भी खत्म हो गए। अम्मा कहने लगी कि जब तक तुम मेरे साथ हो मैं इस शख्स को नहीं छोड़ सकती। अलबत्ता तुम्हें इज्जत के साथ रुखसत करके मैं फिर अपनी जिंदगी के बारे में सोचूंगी। मैंने इनकार में सर हिलाया और कहा, अम्मा मेरी जिंदगी के बारे में सोचते सोचते आपने खुद को तबाह कर लिया। अभी नहीं मेरी शादी की उम्र है और नहीं मैं शादी करना चाहती हूं। इसीलिए बेहतर यह है कि हम दोनों अपने लिए एक अलग रास्ता चुन लें। अम्मा को मेरी बात समझ आ गई थी, इसीलिए अम्मा ने वही फैसला किया जो मैं चाहती थी। हम दोनों ने अपना सामान बांध लिया। जब अबा सुबह लौटे तो हमने उन्हें अपना फैसला सुना दिया। ये सब सुनकर अबा हका बका रह गए। कहने लगे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सच तो ये था कि हम दोनों के सिवा अबा का भी कोई नहीं था। लेकिन मैंने अबा से साफ कह दिया कि जो जुल्म आप अम्मा पर करते हैं उसके बाद हमारा यहां रहना मुमकिन ही नहीं था। मैंने अबा को उनकी गलतियों का एहसास दिलाया तो अबा बिल्कुल खामोश हो गए। वो चाहते थे कि अम्मा और मैं घर छोड़कर न जाए। मैं इस बात के हक में नहीं थी, लेकिन अबा को अम्मा से सच्ची मोहब्बत थी, इसीलिए उन्होंने अबा को एक और मौका देना मुनासिब समझा और हम वापस से रुक गए। लेकिन उसके बाद अबा के अंदर वाज़े तब्दीली नजर आने लगी। उन्होंने अम्मा को परेशान करना बंद कर दिया था, बल्कि घर के कामों में भी हाथ बटाने लगे थे। कुछ ही महीनों बाद अबा काफी हद तक बेहतर हो गए। उन्हें डर हो गया था कि अगर हम उनको छोड़कर चले गए तो उनका क्या होगा। आज मैं अबा और अम्मा एक छत के नीचे हैं। अब मैं अबा को नशे वाला पाउडर पीने नहीं देती, और यही वजह है कि अब मेरी अम्मा की सिसकियां और आहें भी बंद हो चुकी है। मैं इस हर लड़की को यही पैगाम देना चाहूंगी जो किसी नामहरम मर्द की मोहब्बत में मुब्तिला होकर किसी भी मर्द के लिए अपने माँ बाप का घर न छोड़े, अपने माँ बाप को धोखा न दे, क्योंकि यही बात आपके गले का तौक भी बन सकती है। हो सकता है कि किसी बात को मद्दा बनाकर आपका शौहर आपको टॉर्चर करे, आपके किरदार कुशी करे, या फिर ये समझे कि आप एक बदजात औरत है। इसीलिए खुद को किसी दूसरों की नजरों में गिरने न दें, अपना मकाम बुलंद रखें। अगर कोई आपसे मोहब्बत करता है तो वो इज्जत से शादी करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा,
और यही सच्ची मोहब्बत की पहचान है।